नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है क्रिप्टो करेंसी को लेके, द क्रिप्टो कॉन्ड्रम। यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं और ऑथर कौन है ये भी बता देता हूँ। ये है प्रशांत पेरुमल। इनका ये बोलना है कि देखिए, अभी के समय पे जो क्रिप्टो करेंसी इतनी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है, ये ज्यादा सस्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज का ना ही कोई यूज वैल्यू है और ना ही कोई एक्सचेंज वैल्यू है। तो आज की डेट में मान लीजिए आपके पास एक बिटकॉइन है, तो उस एक बिटकॉइन से जाके ना बाजार में चीजें खरीद सकते हो और आप उसको जल्दी एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म में इन क्रिप्टो करेंसीज को किसी देश की सरकार भी सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए ये जो क्रिप्टो करेंसी में बुल रन चल रहा है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का व्यू पॉइंट यहाँ पे ऑथर दे रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये। नेक्स्ट बात करेंगे द टीडीपी सर्च फॉर अ फ्रेंड। देखिए, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हल्की फुल्की जानकारी के रिस्पेक्ट में मैं एक दो आर्टिकल जरूर बनाता रहता हूँ। सीधे सीधे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है इंपॉर्टेंट, बट हाँ, एक अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। अब ये जो आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी है, इसके अगेंस्ट में ये अभी अपोजिशन में, और रूलिंग पार्टी कौन है? वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, तो ये जो वाईएसआर कांग्रेस वाली पार्टी है, ये इस समय आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी है। अब इसकी बीजेपी के साथ बन रही है। तेलुगु देशम पार्टी पहले बीजेपी की कोalition पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन बाद में तेलुगु देशम पार्टी ने 2018 में बीजेपी का कोalition छोड़ दिया। उसके बाद से तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी की कुछ ज्यादा बन नहीं रही है। तो ये ना बनने के बाद काफी नुकसान हुआ है टीडीपी को, और टीडीपी यहाँ पे बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाह रही है। इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर इंडिया की वाटर क्राइसिस आज की डेट में इतनी बड़ी क्यों हो गई है, क्या प्रॉब्लम है इंडिया की वाटर क्राइसिस के साथ, और हम अपनी वाटर क्राइसिस को सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट, G20 की मीटिंग में क्या हुआ उसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है। इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हम पिछले 2-3 दिन से बहुत बात कर रहे हैं, तो अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और एक और आर्टिकल है जापान के कंटेक्स्ट में। जापान में इलेक्शन हुए और फिर से जापान में एलडीपी यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है। पहले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ही पावर में थी, शिंजो एबे भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। फिर उसके बाद जो योशिहिडे सुगा है वो भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर 1 महीने पहले बने हैं, फ्यूमियो किशिडा, ये भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। मतलब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पे डोमिनेंट है जापान के अंदर। क्यों डोमिनेंट है, और इस समय पे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है फ्यूमियो किशिडा जापान के, उनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, तो इसको देखेंगे। तो 4 यूनिक आर्टिकल्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने की बात की है। यहाँ पे एक कास्ट सेंसस को लेकर आर्टिकल है। कास्ट सेंसस पे काफी बात कर चुके हैं, कश्मीर पे ठीक ठाक बात हो चुकी है, तो मैंने अलग टॉपिक्स उठाए यहाँ पे जो कि जल्दी न्यूज में नहीं रहते हैं, आपको समझाने के लिए। मेंबर्स का स्वागत कर लेते, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया है। तो सैराज शवन ने हमको ज्वाइन किया है, रूपक दास ने हमको ज्वाइन किया है, शिवम शुक्ला ने हमको ज्वाइन किया। शिवम शुक्ला का ये 2nd मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक शिवम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सुधा रोज ने हमको ज्वाइन किया है, अनमोल कुमार ने हमको ज्वाइन किया, महक राठौर ने हमको ज्वाइन किया। महक राठौर का ये 2nd मंथ से मेंबर, वेलकम बैक महक। सी देवदनी ने हमको ज्वाइन किया। सी देवदनी का भी 2nd मंथ से मेंबर, वेलकम बैक सी देवदनी। आशीष शर्मा ने हमको ज्वाइन किया, इनका 3rd मंथ से मेंबर, वेलकम बैक आशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और महिमा भोला ने हमको ज्वाइन किया। महिमा भोला का भी 3rd मंथ से मेंबर, वेलकम बैक महिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। आपके कमेंट्स अक्सर कर देते रहते हैं, तो स्पेशल थैंक्स टू महिमा भोला एंड आशीष शर्मा, 3rd मंथ से मेंबर। सी देवदनी, महक राठौर एंड शिवम शुक्ला, 2nd मंथ से मेंबर, वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। एंड अनमोल कुमार, सुधा रोज, रूपक दास, शहराज श्रवण, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आर्टिकल को शुरू करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने व्यू पॉइंट जरूर दें। कोई भी एक्स्ट्रा अगर स्टैटिस्टिक आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक से नजर आता है जो कि मैंने आपको पढ़ाया और आपको नहीं बताया, तो वो स्टैटिस्टिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। उससे फायदा ये होता है कि जो लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो दूसरे के भले की ही चीज होती है। और ज्ञान तो एक ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे उतना ही वो आप में बढ़ेगा, तो उसको सिर्फ अपने पास मत रखिए, दूसरों को भी बताइए। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो सबसे अच्छे कमेंट्स हैं मैं वैसे भी पिन कर देता हूँ। कभी कभी पिन करना भूल जाता हूँ, तो उसमें वो मत रहिए, धीरे धीरे हैबिट आ जाएगी, सारे कमेंट्स पिन होने लगेंगे। तो अब बात करते हैं इंडिया की नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में। इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और हमको यहाँ पे
अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को मिला के काम करने की जरूरत है, इंटीग्रेट करके काम करने की जरूरत है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड अप्रोच को फॉलो नहीं किया है, बिल्कुल किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दो मिनिस्ट्रीज को मिला के बनाई गई थी। एक तो थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दो मिनिस्ट्रीज को मिला के बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में हमें बहुत कुछ और करने की जरूरत है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करके, सेक्टरल बाउंड्रीज को स्किप करके, मर्जर अचीव करके ओवरऑल इंडिया की वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ केंद्र की सरकार के डिपार्टमेंट का काम नहीं है, यहाँ पे राज्य की सरकारों को भी एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की वाटर क्राइसिस अब बहुत ही अलग प्रोपोर्शंस पे पहुंच गई है। अगर आप इंडिया की वाटर क्राइसिस को अर्बन और रूरल पार्ट्स में बांट के देखोगे तो थोड़े बहुत आपको कॉजेटिव फैक्टर्स भी नजर आएंगे। कॉजेटिव फैक्टर्स मतलब क्यों वाटर क्राइसिस इंडिया की इतनी बड़ी हो गई है। रूरल इलाकों की बात की जाए तो रूरल इलाकों में 80 to 90% ड्रिंकिंग वाटर और 75% एग्रीकल्चरल वाटर, ये कहां से आता है? ये आता है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से। मतलब ट्यूबवेल अंडर डाला, पानी खींचा, इरिगेशन किया, और सरकार ने वैसे भी किसानों को जो बिजली है वो फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। अर्बन इलाकों में 50 से 60% जो पानी है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से आता है। तो सवाल उठता है कि बाकी 40 से 50% कहां से आया? तो बाकी आया आपका सरफेस वाटर रिसोर्सेज से, जैसे लेक से, टैंक से, रिजर्वायर से। तो ये तो आप कंजम्पशन पैटर्न कह सकते हो रूरल और अर्बन इलाकों में। फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज्ड बाय द थिंक टैंक नीति आयोग इन 2019, 21 मेजर सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद वर ऑन द ब्रिंक ऑफ एग्जॉस्टिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। ये जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 में नीति आयोग ने रिलीज किया, इसमें जो 21 मेजर सिटीज हैं, जिसमें हमारे सारे मेजर मेट्रोपोलिसेस हैं, उनके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं और ये 10 करोड़ की लाइव्स को अफेक्ट करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि 2030 तक बेसिकली नीति आयोग की कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये बताता है कि बाय 2030 जितनी पानी की सप्लाई है और जितनी की पानी की डिमांड, उसमें पता है कितना फर्क होगा? डिमांड होगी दुगनी, सप्लाई होगी आधी। और इसका एग्जाम्पल बड़े जबरदस्त तरीके से चेन्नई के एग्जाम्पल से दिया जा रहा है। जो कुछ भी चेन्नई में हुआ 2019 में, उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है। 2019 में चेन्नई में एक बहुत बड़ी वाटर क्राइसिस आई थी। ओके, लाइफ बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई थी। शहर के बहुत सारे जो हिस्से थे वो आप कह सकते हो कि पानी खत्म ही हो गया था वहां पे 2019 में। चेन्नई एक ऐसी जगह है जहां पे हमने फ्लड्स भी सुने। तो सोचिए, एक ऐसा शहर चेन्नई जहां पे फ्लड भी आते हैं, जहां पे सूखा भी भयानक पड़ता है। तो मतलब जब सूखा पड़ता है तो चेन्नई में लोगों के पास खाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं बचता है। बेसिक सैनिटेशन, मुंह धोना, हाथ धोना, नहाने तक के लिए पानी नहीं बचता है। और जब फ्लड्स आते हैं तो भैया पूरा का पूरा चेन्नई बहने लगता है। तो ये क्या मतलब है? ये क्यों हो रहा है? और ये सिर्फ चेन्नई में नहीं होता है, ये काफी हद तक मुंबई में भी होता है। ठीक है, अब जब एक्सपर्ट से पूछा गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा गया शहर के, तो उन्होंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड करने के लिए बोल दिया कि जब चेन्नई में सूखा पड़ा था 2019 में, उस साल जो बारिश थी वो नॉर्मल से 50% कम हुई थी। लेकिन ये राइट रिस्पॉन्स नहीं है। जो हमने अनसाइंटिफिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चला रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई। अब चेन्नई मान लो ये बड़ा सा है चेन्नई, अब इस चेन्नई में बहुत सारे छोटे छोटे तालाब हैं। ठीक है, और इन तालाबों में पानी भरा हुआ है। ठीक है, नेचुरली ये तालाब बने हुए हैं जगह के हिसाब से, जियोलॉजी के हिसाब से। अब क्या किया कि इन तालाबों को हटा दिया, इनको भर के इसके ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। मतलब पूरे के पूरे फ्लड प्लेन को अनसाइंटिफिक तरीके से यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया, फ्लड प्लेन्स को इनक्रोच किया, लेक्स और वेटलैंड्स के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि इन लेक्स के अंदर जो पानी हुआ करता था, जो धीरे धीरे पहले ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता था, क्योंकि पहले जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी को एब्जॉर्ब कर लेते थे ये छोटी छोटी वेटलैंड्स, ये छोटी छोटी लेक्स, और फिर उस पानी से ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज कर दिया जाता था। अब क्या ये लेक ही खत्म कर दिए, सीमेंट का पूरा आइलैंड बन गया है। अब जब पानी बरसता है तो वो पानी फ्लो ऑफ कर जाता है, वो ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को रिचार्ज नहीं करता है। तो जो ग्राउंड वाटर है
वो सूख रहा है, और जब ग्राउंड वाटर सूख रहा है तो आपके पास कोई और पानी का सोर्स बचेगा ही नहीं। आज की डेट में चेन्नई में ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ही नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब अनसस्टेनेबल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो इन जोनिंग रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि साइंटिफिक डेवलपमेंटल पॉलिसीज को बनाया जाए, क्योंकि इसके थ्रू हम दो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जब एक्सेसिव बारिश होती है तो भाई फ्लड्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चेन्नई में जब नॉर्मल बारिश भी होगी तब भी फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि पानी जो गिरता है ना जमीन पे उसके एग्जिट की जगह ही नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये प्रॉपर साइंटिफिक फ्लड प्लेन मैनेजमेंट होता, प्रॉपर पॉन्ड्स को बचा के रखा जाता, तो ये पॉन्ड्स ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स को भी रिचार्ज करते रहते। तो डबल प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करके, बट हमने अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट करके सारा काम गड़बड़ कर दिया। फिर यहाँ पे पंजाब की बात की जा रही। पंजाब में भी बहुत बड़ी एक्यूट वाटर क्राइसिस है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि भाई अगले 25 साल में जो पंजाब है ना वो एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। अगर जिस हिसाब से आज की डेट में ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, आगे भी अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, 82% जो पंजाब का इलाका है ना वहां पे ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन हुए हैं। और इस प्रकार से अगर वहां पे ग्राउंड वाटर खींचा गया तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज वहां पे जल्दी बचेंगे नहीं। ओके, 138 जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है पंजाब के अंदर, उसमें से 109 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में पानी को ओवर एक्सप्लॉइट किया गया है। और जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन था वो 1960s और 1970s में पंजाब में था 35%, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 70% पहुंच चुका है। क्योंकि सरकारें इरिगेशन के लिए सब्सिडी बांट रही हैं, जो फार्मर्स हैं वो ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते इरिगेशन कर रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई पानी कितना इस्तेमाल हुआ है, क्या ये पानी हमेशा आता रहेगा? तो ट्यूबवेल चला दिया, पानी बहे जा रहा है, ठीक है ना। सस्टेनेबल यूजेज, नॉन सस्टेनेबल यूजेज, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है, वाटर बजटिंग की जरूरत है, एक्विफायर्स को रिचार्ज करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके काम करना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें इंडिया में हो नहीं पा रही हैं। और सही है, ह्यूमन काइंड अपनी कबर खुद ही खोच रहा है, मतलब खुद ही खोद रहा है। कल की डेट में अगर आपने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, पानी जिस दिन खत्म हुआ ना तो पानी तो वैसे भी सबको अपनी औकात याद दिला ही देगा, ठीक है, क्योंकि पानी है ही ऐसी चीज कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो। तो जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि भाई सेक्टोरल लेवल पे जो मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, इनको एग्रीकल्चर में अपने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारों को दोनों मिलकर काम करना चाहिए वाटर और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। डिसिप्लिनरी लेवल पे गवर्नेंस और मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हाइड्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुला के वाटर को सस्टेन करना, कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, अलग अलग कम्युनिटी प्लेयर्स को एक्वीफायर रिचार्ज के तरीकों को बताना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, इन सब चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। और ज़रूरी ये है कि वो रिवर्स, वो लेक्स अलग अलग स्टेट्स में जो कि क्रिटिकल और डाइंग स्टेट में, उनको इंक्रोचमेंट, पॉल्यूशन, ओवर अब्स्ट्रैक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वाटर, इन सब चीज़ों से बचाना। तो कुल मिला के ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। काम किसका है ये? तो देखिए, केंद्र के लेवल पे तो काम है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, राज्य के लेवल पे अपनी अपनी राज्य की सरकारों की मिनिस्ट्री का काम है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने टारगेट बनाया है कि भाई 2024 तक हर घर को हम लोग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, पाइप्ड वाटर कनेक्शन। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि आपका काम ये नहीं है कि आप लोगों को प्रॉमिस करो कि भाई हम आपको पाइप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आपका काम यह है कि जितने वाटर रिसोर्सेज अभी इंडिया के अंदर बचे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करो, वाटर सप्लाई को यहां पे प्रोटेक्ट करो, वाटर रिसोर्सेज को यहां पे कंजर्व करो, वाटर यूज की एफिशिएंसी को यहां पे बढ़ाओ। ये ज्यादा जरूरी है यहां पे। और इसी हिसाब से नई नेशनल वाटर पॉलिसी भी यहां पे ड्राफ्ट होनी चाहिए, जो कि यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ड्राफ्ट कर रही है। तो ये कुछ अच्छी बातें यहां पे वाटर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में बता रखी है ऑथर ने। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, अ वोट फॉर नेशनल स्टेबिलिटी। देखिए, हुआ क्या कि रिसेंटली जापान में इलेक्शन हुए और जो जापान की पहले की रूलिंग पार्टी थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो फिर से यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जीत गई है। जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं लगभग 1 महीने पहले ही, फ्यूमियो किशिडा, इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिडे सुगा, ये ज्यादा लंबे समय तक काम कर नहीं पाए, मुश्किल से 1 साल ही इन्होंने काम किया। योशिहिडे सुगा की जो अप्रूवल रेटिंग्स थी जापान के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा गंदी थी। योशिहिडे सुगा गद्दी पर बैठे
शिंजो एबे के बाद। शिंजो एबे ने 2020 में रिजाइन कर दिया जापान के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। क्यों रिजाइन कर दिया? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इनको कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे, तो हेल्थ कंसर्न्स के चलते शिंजो एबे ने रिजाइन किया। कुर्सी पर बैठे योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा मुश्किल से 1 साल कुर्सी बैठे, फिर कुर्सी बैठे फ्यूमियो किशिडा। फ्यूमियो किशिडा को 1 महीने बाद ही इलेक्शंस फेस करने पड़े और इन इलेक्शंस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है। फ्यूमियो किशिडा यहां पे गद्दी पर बैठे हैं। ठीक है भाई, मिस्टर योशिहिडे सुगा को क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि ऐसा बोला गया था कि उनकी कोविड-19 की हैंडलिंग अच्छी नहीं थी, जापान में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही थी, जापान में ओलंपिक्स को कंडक्ट कराया गया, बहुत सारी वजह थी यहाँ पे। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके पास जापान की पार्लियामेंट की 465 सीटों में से 276 सीटें थी, ऐसा लगा था कि इस लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को कॉलिशन में सरकार बनानी पड़ेगी, पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि इनको पूर्ण बहुमत मिल गया है। तो अपने आप में ही जो जापान के लोग हैं, इन्होंने भरोसा दिखाया है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में जापान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या क्या है? देखिए, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैंडेमिक का रेज अभी भी चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट करना है। इकोनॉमी जो नीचे की तरफ जा रही है, उसको सॉर्ट आउट करना है। प्लस यहाँ पे एक नया फ्रंट उभर के आ रहा है, सिक्योरिटी फ्रंट। चाइना के साथ जो रिश्ते हैं जापान के, वैसे तो स्टेबल हैं, बट ओवरऑल अगर आप चाइना का बिल्कुल जापान का नेबरहुड देखो, मान लीजिए ये जापान है, इसके वेस्ट में अगर आप चले जाओगे तो आपको साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नजर आ जाएगा। नीचे साउथ कोरिया, ऊपर नॉर्थ कोरिया, और उसके इधर है चाइना। अब कुल मिला के चाइना अक्सर कर ताइवान के एयर स्पेस में इनकर्जन्स करता रहता है। रिसेंटली ही नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो इमीडिएट विसिनिटी में कंट्रीज हैं, वो तो सोचेंगे ना कि हमारे पास भी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। इसलिए जापान के अंदर का ये जो कंजर्वेटिव तबका है, इस कंजर्वेटिव तबका का ये बोलना है कि भैया अपनी मिलिट्री पावर को डेवलप करो, हमें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, एक लिमिट से ज्यादा यूएसए पे डिपेंडेंट होना सही नहीं है। तो एक तो इस पर्टिकुलर चैलेंज को डील करना है। प्लस यहाँ पे फ्यूमियो किशिडा साहब ने इकोनॉमी के फ्रंट पे, इकोनॉमी रिवाइवल के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त पैकेज इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ठीक है ना, उन्होंने मतलब बोला है कि इस महीने एक एम्बिशियस स्टिमुलस पैकेज लेके आएंगे। अब वो पैकेज कितना बड़ा होगा, जब वो अनाउंस होगा तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस फ्यूमियो किशिडा पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, और सबसे खास बात यह है कि फ्यूमियो किशिडा की आप कह सकते हो ना, ये बहुत पॉपुलिस्ट लीडर नहीं है, तो बहुत हद तक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे दिग्गजों के सपोर्ट के ऊपर ही फ्यूमियो किशिडा की यहाँ पे कुर्सी बची हुई है। ठीक है, तो एलडीपी अभी के लिए देखा जाए तो 1% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करती है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। आगे आने वाले समय में टारगेट ये है कि 2% ऑफ द जापान जीडीपी को डिफेंस स्पेंडिंग में खत्म किया जाए। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। प्लस फ्यूमियो किशिडा ने यहाँ पे वॉशिंगटन के साथ रिश्ते बहुत अच्छे किए हैं, क्वाड के साथ रिश्ते बहुत अच्छे किए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ भी बातचीत करके रिलेशंस को ऑन ट्रैक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। मतलब फ्यूमियो किशिडा के लिए आगे आने वाले समय में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीजों को सही तरीके से हैंडल कर पाना ये आसान नहीं होने वाला है। लेट्स सी किस प्रकार से आगे आने वाले समय में चीजें इवॉल्व करती हैं। अगला आर्टिकल है द क्रिप्टो कोनुंड्रम। क्रिप्टो करेंसीज possess no significant use value और exchange value to sustain their current high prices। देखिए यहां पे बताया ये जा रहा है कि जो बिटकॉइन है और जो दूसरी प्राइवेट करेंसीज हैं जैसे कि एथेरियम हो गई और बहुत सारी और हैं, ये बुल रन पे, मतलब इनके दाम जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहे हैं। ओके, और लोग इसमें, अब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी तो बुल रन है। बुल रन कब होता है? अब किसी चीज को खरीदे जाओ तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके दाम भी बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के साथ हो रहा है। और इसकी एक वजह यह है कि इंडिया के अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल कुछ एप्स के ऐड आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ दिन पहले देखा था, रणवीर सिंह करके एक एक्टर हैं, वो एक ऐड कर रहे थे और उसमें वो क्रिप्टो करेंसी खरीदने की बात कर रहे थे। तो मतलब आजकल ऐप से आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स की भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। ठीक है, तो क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल बैन नहीं है। क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 6 अप्रैल 2018 के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया था। 6 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने एक ऑर्डर इशू किया और उस ऑर्डर में आरबीआई ने बोला कि वी आर रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आरबीआई के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाना सही नहीं है। तो अभी के लिए टेक्निकली
छोटे क्वांटम्स में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो क्रिप्टो करेंसी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे आजकल आप बातचीत भी करोगे ना, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो बातचीत में भी आप देखोगे तो सब लोग बोलते हैं यार बिटकॉइन ले लो, एथीरियम ले लो, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर। और लोग क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट क्यों करते हैं? ज्यादातर जो एंथुसियास्ट हैं वो क्रिप्टो करेंसी को इसलिए सपोर्ट करते हैं, उनका ये बोलना है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में, तो चूंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसकी जो वैल्यू है वो नीचे नहीं गिरेगी। और रही बात सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक क्या होता है, देखिए क्रिप्टो करेंसी की फेमस होने की एक और वजह है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना का पैंडेमिक आया, अब कोरोना के पैंडेमिक में मान लीजिए आपके पास एज एन इंडिविजुअल 2 लाख रुपए हैं, तो वो आपकी सेविंग हो गई। कोरोना के पैंडेमिक ने सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए मार्केट में उतार दिया, क्योंकि उस समय पे मार्केट को पैसे की जरूरत है, तो मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया। अब जब मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो गया तो पैसे की वैल्यू कम हो गई। जो चीज पहले 10 रुपए में मिला करती थी अब वो 11 या 12 रुपए में मिलती थी, तो पैसे की वैल्यू कम हुई। पैसे की वैल्यू कम कैसे होती है? उसके लिए एक फिनोमिना होता है इन्फ्लेशन, जो कि मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ाया है। तो जब ज्यादा पैसा मार्केट में उतारा जाता है तो उससे पैसे की वैल्यू कम होती है। लेकिन मान लीजिए आप हो या मैं हूं, हमारे पास 2 लाख रुपया है, हमने 2 लाख रुपया बचा के रख रखा है। अब उसमें हुआ ये कि जब पैसे की वैल्यू गिरी तो हमारे पास जो 2 लाख रुपए थे उसकी भी वैल्यू गिर गई। तो हमको क्या ये पसंद आएगा? हमने जो बड़ी मेहनत से, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से मेहनत करके पैसा कमाया था, जमा किया था, उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा तो दिमाग खराब होगा ना यार, कि हमने इतनी मेहनत से पैसे कमाए यार, पैसे की वैल्यू कम हो गई। समझ गए बात को? तो इसीलिए यहां पे लोग थोड़ा और ज्यादा क्रिप्टो करेंसी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। और हमारी जो आरबीआई है और जो फेडरल रिजर्व है यूएसए की, दुनिया भर की जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, वो स्टिमुलस पैकेज के चलते जब इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा एकदम से रिलीज कर देती हैं तो उसमें होता ही है कि पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत ज्यादा मनी क्रिएशन के चलते चीजों के दाम बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन आता है, पैसे का क्वांटम बढ़ता है और पैसे की वैल्यू कम होती है। तो जिसने पहले से थोड़ा बहुत पैसा प्रोटेक्ट करके, मतलब जमा करके रख रखा है, उसके पैसों की कीमत गिर जाती है। इसलिए लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव एसेट्स ढूंढने लगते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक वैसे ही अल्टरनेटिव एसेट की तरह हमारे सामने आ रहा है। ठीक है भाई? तो जब सेंट्रल बैंक्स लॉट ऑफ मनी क्रिएट करते हैं, देन फूड्स के भी दाम बढ़ते हैं, कार्स के भी दाम बढ़ते हैं, गोल्ड सिल्वर सबके दाम बढ़ते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा सिक्योर रहेगा। लेकिन ये पॉइंट भी पूरी तरीके से सही नहीं है ऑथर के हिसाब से। ऑथर के हिसाब से बोलना है कि भाई बिटकॉइन का इन्वेस्टमेंट एक प्रकार का स्पेकुलेटिव मानिए है। ओके, ये सब बातें यहां बताई जा रही, क्योंकि क्या है ना कि इन क्रिप्टो करेंसीज की कोई इंट्रिंसिक फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। देखिए 2 प्रकार की वैल्यू होती है, एक तो होती है यूज वैल्यू, एक होती है एक्सचेंज वैल्यू। अगर आप यूज वैल्यू की बात करो तो मान लीजिए आपके पास कोई स्टील जैसी एसेट है या फिर कोई ऑयल है, तो ऑयल और स्टील ये जो 2 कमोडिटीज हैं, इनका क्या है, इनकी भाई आप कह सकते हो कि यूज वैल्यू है। इनको आप यूज कर सकते हो व्हीकल्स को चलाने के लिए, रियल एस्टेट को बनाने के लिए, तो इनकी यूज वैल्यू है। उसी प्रकार से जो स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, जिनको आप ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, इनकी एक्सचेंज वैल्यू होती है। कभी भी आप बेच सकते हो, कभी भी आप खरीद सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की ना ही यूज वैल्यू है ना ही एक्सचेंज वैल्यू है। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी से आप जाके मार्केट में सामान नहीं खरीद सकते और ना ही आप इसको किसी और एसेट के साथ जल्दी एक्सचेंज कर सकते हो। आपके लिए पॉसिबल नहीं। मान लो मेरे पास 1 बिटकॉइन है, हालांकि 1 बिटकॉइन होता तो मैं अमीर ही होता, बहुत ज्यादा है 1 बिटकॉइन, लेकिन मान लीजिए सपोज इफ इमेजिन कि मेरे पास 1 बिटकॉइन है और मैं आपसे बोलूं कि यार तुम ये बिटकॉइन ले लो, तो आप जल्दी उसको खरीद नहीं पाओगे, क्योंकि जल्दी सबको बिटकॉइन समझ में नहीं आते हैं। ओके, ये कोई फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है कि आदमी ने ले लिया, ना ही ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स हैं कि चलो भाई एक बार को ले लेते हैं। तो कुल मिला के चूंकि ना ही कोई इंट्रिंसिक यूज वैल्यू है और ना ही कोई एक्सचेंज वैल्यू है इन क्रिप्टो करेंसीज की, तो लॉन्ग टर्म में जो बुल रन चल रहा है ना इन क्रिप्टो करेंसी में, ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। ओके, ये बातें यहां पे ओवरऑल ऑथर बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म में इतनी तेजी से क्रिप्टो करेंसी के दाम भी ऊपर नहीं पड़ेंगे। उसका एक रीजन ये है कि गवर्नमेंट इसको ऐसा होने नहीं देगी। क्या है ना कि सरकारें मनी के इशू में अपनी मोनोपोली को बना के रखना चाहती हैं। भाई सरकार के पास मनी की मोनोपोली होनी चाहिए। फिएट मनी क्या होती है कि भाई सरकार ने
बैक एंड से सपोर्ट दिया है, तब उस मनी की इश्यूएंस की कोई ताकत है, तभी वो मनी लीगल टेंडर है। रुपी लीगल टेंडर है क्योंकि पीछे से सरकार रुपी को सपोर्ट दे रहा है। तो भाई सरकार पैसे के इशू को और पैसे की सप्लाई को सपोर्ट करके बजट डेफिसिट्स कंट्रोल करती है, पैंडेमिक जैसे और दूसरी क्राइसिस के समय पे पैसा खर्च करती है, टैक्स रेवेन्यू बहुत हद तक सरकार के फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजें एक लिमिट से ज्यादा ताकतवर होंगी तो गवर्नमेंट वहां पे इंटरवेंशन करके डेफिनेटली उनको रोकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का मोनोपोली कंट्रोल होता है पैसे की सप्लाई के ऊपर। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटा रही हैं। यहां पे गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल? अब आपके पास कितने बिटकॉइन हैं ये ना आप गवर्नमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो, ना ही गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर कोई कंट्रोल कर पा रही है, या आपने बस खरीद ली है, आपके लेजर पे 2-3 बिटकॉइन पड़े हुए हैं, आपके पास उसके ओनर हो। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस ऐसी चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सरकारों को पसंद नहीं आएंगी, क्योंकि मनी की सप्लाई को रोकने की और रेगुलेट करने की मोनोपोली है सरकार के पास। और सरकारें कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी कि एक लिमिट से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज इकोनॉमी में घूमे, क्योंकि ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इकोनॉमी में घूमेंगी तो सरकार की फाइनेंशियल रेगुलेशन की ताकत कम होगी। इसीलिए आप देखोगे कि चाइना ने कंप्लीट बैन लगा दिया क्रिप्टो करेंसी ने, और उनकी सेंट्रल बैंक ने बोला कि हम खुद की एक डिजिटल करेंसी इशू करेंगे। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर जितना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है उतना पॉजिटिव यहाँ पे है नहीं। और लॉन्गर रेस में क्रिप्टो करेंसी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखाएगी। हाँ, छोटे मोटे, अब कल की डेट में आरबीआई खुद की कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, ठीक है ना, ये बिटकॉइन गवर्नमेंटल रेगुलेशन के अंदर आ जाए तो एक अलग बात है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के करंट सर्कमस्टांसेस में तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल टीडीपी, देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, इसके बारे में मैं बहुत हल्के में बता देता हूँ। तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू, अब इनको दौड़ा के मार रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस वाले। वाईएसआर कांग्रेस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, इसकी टीडीपी के साथ बनती नहीं है। तो टीडीपी, अब जब पॉलिटिकल पार्टी जो राज्य में होती है वो अपोजिशन वाले को दौड़ा के मारती है, तो टीडीपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो टीडीपी ने रिसेंटली अमित शाह से बोला कि भाई हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ये रूलिंग पार्टी वाले हमको मार रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हो रही हैं। एक समय पे तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉलिशन में थी, लेकिन 2018 में कॉलिशन टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि इन्होंने हमें स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, और बहुत सारे ऐसे इल्जाम लगाए गए। अब क्या हो रहा है कि जो चीजें हैं वो पलट गई हैं। 2019 में वाईएसआर कांग्रेस जीत गई, और उसके बाद से वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी की जो दोस्ती है वो काफी अच्छी हो गई है। अब उसके चलते यहाँ पे टीडीपी को ये एहसास हो रहा है कि अगर हम बीजेपी के साथ यहाँ पे कॉलिशन कर लेते हैं तो हमें ज्यादा फायदा होगा। टीडीपी में 2018 में बीजेपी के साथ कॉलिशन तोड़ के कांग्रेस के साथ कॉलिशन करने की कोशिश की। 2019 के इलेक्शन में टीडीपी बहुत बुरी तरीके से हारी। अब टीडीपी को यहाँ पे बहुत ग्लानि हो रही है कि भाई मोदी जी का ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस छोड़ के हमने गलती की है, हम इस गलती को सुधारना चाहते हैं, हम बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं। बट बीजेपी ऑलरेडी इस समय वाईएसआर कांग्रेस के साथ एक प्रकार के अलायंस में है, तो किस हद तक टीडीपी और यहाँ पे बीजेपी का अलायंस होगा ये कहना मुश्किल है। वैसे तो बहुत सारे बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने, इनफैक्ट अमित शाह ने बोला है कि टीडीपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन एक बीजेपी के लीडर का ये भी बोलना है कि भाई कुछ भी पॉसिबल है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। ओके, तो छोटा सा आर्टिकल में डिटेल में बताया नहीं, आप समय की थोड़ी कमी है तो आप इसको खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे जानने को मिला है। बहुत ही कम समय में प्रिसाइज फैक्ट्स के साथ मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।